एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के बॉटनी और जोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में ये हमारा आज अगला वीडियो है। और जो लोग बराबर हमारे वीडियोस देख रहे हैं उनको मालूम है इस वक्त हम बॉटनी के सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर जिसका नाम माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है, उस पेपर में यूनिट सेकंड के टॉपिक्स को डील कर रहे हैं। और जो अभी टॉपिक हमारे लिए हैं वो बॉटनी में जो बैक्टीरिया के टॉपिक यूनिट सेकंड में शामिल किए गए हैं उनको हम एक एक करके कवर कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियोस में आपने बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी, उसकी डिस्कवरी, उसके सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके रिप्रोडक्शन मेथड के बारे में पढ़ा है। आज इस वीडियो में हम बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे, उसके आर्थिक महत्व की बात करेंगे। इसको शुरू करने से पहले आप जान लीजिए कि किसी भी प्लांट ग्रुप के अगर आप इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, उसके आर्थिक महत्व की बात कर रहे हैं, तो उसके दो पक्षों के बारे में आप बात करेंगे। एक, उससे हमें क्या लाभ होते हैं और दूसरे, उससे हमें क्या हानियां होती हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में भी हम दो भागों में इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस या इसके आर्थिक महत्व को पढ़ेंगे। एक, उससे होने वाले लाभ और दो, उससे होने वाली हानियां। बैक्टीरिया से जितने हमें लाभ होते हैं लगभग उतनी ही हानियां होती हैं। थोड़ा बहुत ये रेशो लाभ वाले पक्ष में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हानि वाला पक्ष भी काफ़ी ज़्यादा है। मनुष्यों में होने वाले बहुत सारे रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया पौधों में भी कई रोग फैलाते हैं, तो उनसे हमें हानियां भी हैं लेकिन उनसे हमें लाभ भी हैं। कृषि में हमें उनसे बहुत लाभ हैं। बहुत सारे उद्योग जो हैं वो केवल बैक्टीरिया पर ही आधारित हैं। बैक्टीरिया से हमें विटामिन, कई सारी दवाइयाँ भी प्राप्त होती हैं, तो हमें उनसे बहुत सारे लाभ भी हैं और बहुत सारी हानियां भी हैं। इसीलिए बैक्टीरिया को हमारा शत्रु और हमारा मित्र, बैक्टीरियाज आर आवर फ्रेंड्स एंड फोज, FOES, दोनों हमारे शत्रु और मित्र दोनों हैं, क्योंकि हमें उनसे लाभ और हानियां दोनों होती हैं। तो बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो उसमें जो पहला पक्ष है वो यूजफुल एस्पेक्ट्स, लाभकारी पक्ष का है। हमें बैक्टीरिया से क्या लाभ है। तो बैक्टीरिया से जो हमें लाभ होते हैं वो हमें उससे कृषि में लाभ है, हमें उद्योगों में उससे लाभ है, और उसके अलावा हमें उसकी दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ से और दूसरे तरह के लाभ हैं। औषधीय महत्व है उसका, बहुत सारी औषधियाँ उससे प्राप्त होती हैं, ख़ासतौर से एंटीबायोटिक्स। ये भी आप जान लीजिए कि बैक्टीरिया की अभी तक 30,000 ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको पूरी तरह से खोज कर, पहचान कर और उनकी साइंटिफिक नेमिंग और डिस्क्रिप्शन हो चुका है। हो सकता है उसके अलावा भी प्रकृति में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हों जिनको हम नहीं जानते, लेकिन 30,000 प्रजातियां बैक्टीरिया की ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें पूरी तरह से मालूम है। तो बैक्टीरिया की जो कुल प्रजातियां हैं 30,000, उसमें से जो हमारे लिए लाभकारी हैं, जो हमें लाभ पहुंचाती हैं, उनमें से बहुत सारी प्रजातियों का कृषि में महत्व है। रोल इन एग्रीकल्चर या कृषि में भूमिका, इसका मतलब बैक्टीरिया के हम उन पक्षों की बात करेंगे जो हमें खेती में लाभ करते हैं, जिनका हमें कृषि में लाभ होता है। जो लोग कृषि के बारे में जानते हैं उन्हें मालूम है कृषि के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है भूमि की उपजाऊ क्षमता, भूमि की उर्वरक क्षमता, अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी। तो अगर भूमि की उपजाऊ क्षमता बहुत अच्छी है, निरंतर बनी हुई है, तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है फसलें उगाने में। बहुत आसानी से हम बहुत बड़ी मात्रा में फसलों की उपज प्राप्त करते हैं, जिसको क्रॉप यील्ड कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो फसलों की उपज बहुत अच्छी मिले उसके लिए भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहनी चाहिए और काफ़ी उच्च या हाई होनी चाहिए। क्या करते हैं आप उसके लिए? उसके लिए आप एक काम करते हैं, भूमि में फैक्ट्रियों में बनी हुई रासायनिक खाद डालते हैं, यूरिया के रूप में, सुपर फॉस्फेट के रूप में, अमोनियम सल्फेट के रूप में। ये रासायनिक खाद है, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं। हाँ, फसल अच्छी होती है लेकिन उसके दुष्परिणाम भी हैं। तो बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे प्राकृतिक जीव हैं जो हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, उसको बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो
कई तरह से बैक्टीरिया जो हैं वो उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं या उसको बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो जो कृषि में भूमिका है जीवाणुओं की या बैक्टीरिया का जो एग्रीकल्चर में रोल है, उसमें पहला पार्ट है डिके एंड डिकम्पोजिशन। बैक्टीरिया एक तरह से सफाई कर्मी की तरह काम करते हैं। जिन जीवधारियों की मृत्यु हो जाती है, जिन पौधों की, जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, बैक्टीरिया उनकी डेड बॉडीज़ को या उनके मृत शरीर को सड़ा गलाकर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन केवल ये सफाई नहीं करते, ये और भी काम करते हैं। तो जब कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास या कृषि की भूमि में होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से मतलब है पौधों के मृत शरीर, सड़ी गली पत्तियाँ, जीवधारियों के मृत शरीर, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों या कोई और दूसरे जीवधारी हों, उनके जो मृत शरीर हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ हैं। और उनका शरीर बना है ऑर्गेनिक मैटर से, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स ये सब शामिल हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। जो बैक्टीरिया इनको सड़ाते गलाते हैं, यानी कि इनका अपघटन करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डिकम्पोजिशन, वो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं। तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत कार्बनिक पदार्थों पर अपनी क्रिया द्वारा उनका अपघटन करते हैं और उनके शरीर में पाए जाने वाले मृत कार्बनिक पदार्थों को वो सरल अणुओं में, सरल जो पोषक पदार्थ हैं या जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं मिनरल्स, उनमें परिवर्तित करते हैं। तो प्रोटीन को बदलते हैं अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को बदलते हैं शुगर्स में। इसके अलावा और जो दूसरे वहाँ पर जटिल पदार्थ हैं उनको वो कार्बन मोनोऑक्साइड में, जल में या फॉस्फेट में, नाइट्रेट में, इनमें बदलते हैं। ये सब सरल पोषक पदार्थ हैं, सिंपल मिनरल्स हैं। ये ज़्यादातर या तो ज़मीन में अवशोषित हो जाते हैं, खेत की मिट्टी में, या ऊपर वायुमंडल में उड़ जाते हैं। तो जो खेत की मिट्टी में अवशोषित होते हैं, बाद में पौधों की जड़ों द्वारा वो पौधों में अवशोषित हो जाते हैं, जो उनके लिए पोषक पदार्थ के रूप में है। तो जो मृत पदार्थ हैं, मृत जो ऑर्गेनिक मैटर हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं, बहुत सारे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया उनका अपघटन करके उनको सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं, मिनरल्स में परिवर्तित करते हैं। ये एक रोल है बैक्टीरिया का जीवों के मृत पदार्थों के अपघटन में और उनके डिकम्पोजिशन में। दूसरा रोल है बैक्टीरिया का भूमि की उर्वरक क्षमता को बनाए रखना या उर्वरकता को बनाए रखना, अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी जो है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो भी मिट्टी में या कहीं भी जो मृत पदार्थ हैं उनके शरीर में जो प्रोटीन्स हैं उनको पहले अपघटित करते हैं अमीनो एसिड में, फिर अमीनो एसिड को अपघटित करते हैं अमोनिया में। अब ये अमोनिया कुछ पौधों के लिए तो नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रोजन के कंपाउंड के रूप में उनके लिए आवश्यक है, वो उसको सीधे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर वो अमोनिया जो है वो दूसरे पदार्थों में बदल जाती है। सीरियल्स ऐसे पौधे हैं, ग्रैमनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ये सीरियल्स और मिलेट्स कहलाते हैं। गेहूँ, चावल और मक्का ये सबसे सामान्य सीरियल्स हैं। ये सामान्य रूप से अमोनिया को अवशोषित कर सकते हैं अगर वो ज़मीन में है और उसको वो नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। याद रखिएगा, पौधों को सबसे ज़्यादा जिस पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है वो अमोनिया होती है, वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन को वो कंपाउंड रूप में अधिकतर अवशोषित करते हैं। अमोनिया उसका एक कंपाउंड फॉर्म है। तो सारे पौधे नहीं, लेकिन सीरियल्स जो हैं उनको अवशोषित कर सकते हैं। अगर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया नहीं है और उसकी जगह एक दूसरे बैक्टीरिया है नाइट्रीफाइंग, ये भी भूमि की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने में या उसको बढ़ाने में सहायता करेंगे। ये क्या करते हैं, अगर भूमि के अंदर सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, भूमि के कणों के बीच में अमोनिया है,
तो उसको नाइट्रोसोमोनास नाम का बैक्टीरिया जो है वो नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है ऑक्सीडाइज करके। ये नाम अधूरा लिखा है, यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, नाइट्रोसोमोनास। ये एक बैक्टीरिया का जीनस का नाम है और ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके पहले नाइट्राइट में बदलता है और फिर नाइट्राइट को एक दूसरा बैक्टीरिया है उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, और जैसे ही नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन करवाता है वो नाइट्रेट में बदल जाता है। इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये नाइट्रोजन की वो कंपाउंड फॉर्म है जिसको सारे पौधे अवशोषित कर सकते हैं। 90% नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में अवशोषित की जाती है। सबसे ज़्यादा पौधों के द्वारा अवशोषित होने वाला ये कंपाउंड नाइट्रोजन है। तो ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम आमतौर पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, जो अमोनिया को अंततः नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये भूमि में पदार्थ मौजूद रहता है जहाँ से पौधों की जड़ें उसको आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। ये ज़्यादा भाग नाइट्रोजन का पौधों को नहीं पहुँचा पाते हैं, ना नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ना अमोनीफाइंग। तीसरी जो कैटेगरी है बैक्टीरिया की जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के कंपाउंड फॉर्म को सॉइल में या भूमि में पहुंचाते हैं जिसको पौधे अवशोषित करते हैं। तो पौधों की नाइट्रोजन की मात्रा जो उनके लिए सबसे पोषक पदार्थ है, जिसकी उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो लोग खेतों में रासायनिक खाद डालते हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही डालते हैं। यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, सब में नाइट्रोजन की एक निश्चित मात्रा होती है नाइट्रेट के रूप में, तो उसी को पूरा करने के लिए खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बैक्टीरिया भी नाइट्रेट की कमी को पूरा करने के लिए या उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा को नहीं पहुंचा पाते हैं। ज़्यादा मात्रा को पहुंचाने वाले बैक्टीरिया ये हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया करने वाले बैक्टीरिया जो हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब आप पहले ये जान लीजिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। आपको मालूम है हमारे वातावरण में 72 से 75% नाइट्रोजन है वो फ्री नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है। उसको पौधे सीधे अवशोषित नहीं कर सकते, वो बहुत रिएक्टिव होती है, पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं और जब तक उसको वो दूसरे कंपाउंड में बदलकर अपने लिए दूसरे पदार्थ बनाते हैं, जैसे अमोनिया, जैसे अमीनो एसिड बनाएं, प्रोटीन बनाएं, न्यूक्लिक एसिड बनाएं, तब तक वो वापस उन पौधों से बाहर निकल जाती है। तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो वातावरण में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है वो पौधों के लिए किसी काम की नहीं है। काम की तब होगी जब वो पौधों को कंपाउंड फॉर्म में मिलेगी। तो वातावरण की मुक्त नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में बदलना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की कंपाउंड फॉर्म को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। वो बैक्टीरिया कई तरह से काम करते हैं। कुछ तो वो हैं जो भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और वो वातावरण की नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके भूमि में छोड़ देते हैं, जहाँ से पौधों की जड़ें सीधे उनको अवशोषित कर लेती हैं। अब याद रखिएगा ये भी दो तरह के होते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो जो भूमि में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, लेकिन वो दो तरह के हैं। एक तो वो जो एरोबिक है, जिनको अपने काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जीवित रहते हैं। नाम याद रखिएगा अजोटोबैक्टर, इसकी एक स्पीशीज़ है अजोटोबैक्टर एजिलिस। ये एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। पूरा सेंटेंस नोट करके याद रखिएगा। अजोटोबैक्टर एजिलिस फ्री लिविंग स्वतंत्र रूप से रहने वाला नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया है, यानी कि वो बैक्टीरिया है जो भूमि में स्वतंत्र रूप से रहता है और जिसको अपने लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। एक और बैक्टीरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, क्लॉस्ट्रीडियम।
क्लॉस्ट्रीडियम भी भूमि में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन ये एनारोबिक है। ये ऐसा है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम नहीं करता है, बल्कि ऑक्सीजन के एब्सेंट होने पर। ये दोनों आपके लिए MCQs के लिए, बहुविकल्पीय क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अजोटोबैक्टर एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और क्लॉस्ट्रीडियम एनारोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, लेकिन वो सिम्बायोटिक है। कृषि में जो बैक्टीरिया का महत्व है वो केवल अमोनीफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, उसमें ज़्यादा बड़ा महत्व भूमि की उपजाऊ क्षमता यानी कि सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का जो उसमें रोल है वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। आइए जानते हैं क्या ये है रोल। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है बैक्टीरिया का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जिसकी वजह से कृषि भूमि जो फर्टाइल सॉइल है, जो एग्रीकल्चर सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है, उसकी उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। हम आप जानते हैं कि हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में 75% तक लगभग नाइट्रोजन है, वो फ्री मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है। पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं अपने पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के द्वारा, जिनको हम हिंदी में रंध्र कहते हैं। तो वो पत्तियों के द्वारा स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाती है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर की होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और जब तक उसको पौधे किसी लंबे केमिकल पाथवे के द्वारा उसको न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन में कन्वर्ट करके अपने इस्तेमाल में ले सकें, उससे पहले वो नाइट्रोजन वापस बाहर निकल आती है। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन तभी काम की होती है जब वो कंपाउंड फॉर्म में होती है। आपको इसके पिछले वाले पार्ट में बताया था, याद रखिएगा उस बात को। नाइट्रेट कंपाउंड नाइट्रोजन का वो रूप है जो पौधों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है, यानी कि पौधे सबसे ज़्यादा नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक क्रिया है जिसको ये बैक्टीरिया करते हैं। क्या है क्रिया, परिभाषा देखते हैं उसकी। कन्वर्जन ऑफ फ्री मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। हिंदी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। आप नाम से ही समझ लीजिए, स्थिर करना, चूँकि वो बहुत रिएक्टिव है तो इसलिए उसको स्थिर करना, उसको स्टेबल करना, ये इस क्रिया का मेन मोटिव है, मुख्य लक्ष्य है। तो क्या क्रिया है ये, वातावरण की मॉलिक्यूलर या फ्री नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में बदलना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। प्रकृति ने बहुत सारे बैक्टीरिया को ये फैसिलिटी दी है कि वो ये काम कर सकते हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, राइजोबियम, ये एक बैक्टीरिया का जीनस है, लेग्यूमिनोसेरम, और इसका एक सिनोनिम भी है बैसिलस रेडिसिकोला। तो ये जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो एग्रीकल्चर लैंड को, कृषि भूमि को, उनकी उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने में सहायता करता है। क्या करता है ये एक्चुअली एक सिम्बायोंट है, एक सहजीवी है। किसका, लेग्यूमिनस प्लांट्स का। लेग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जो फैमिली लेग्यूमिनोसी के मेंबर्स हैं, यानी कि लेग्यूमिनोसी को आप फैबेसी के नाम से भी जानते हैं, उस फैमिली के मेंबर्स हैं। आमतौर पर उस फैमिली के मेंबर्स में आपको अलग अलग तरह की दालें, मटर, चना और अलग अलग तरह की फलियां जो हम इस्तेमाल करते हैं सब्जी के रूप में, ये आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इनके अंदर ये सहजीवी के रूप में रहता है। कहाँ रहता है, इन देयर रूट नोड्यूल्स। अब यहाँ पर आपके लिए जो एक डायग्राम छोटा सा बना है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इसका पूरा प्रोसेस होता है। ये याद रखिएगा कि जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स, हिंदी में कहते हैं जड़ ग्रंथियों में, जड़ ग्रंथियों में रहता है। कैसे रहता है उनके अंदर, ये एक्चुअली सॉइल में पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम भूमि में पाया जाता है।
तो जो रूट्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, वो अपने अंदर से एक केमिकल अट्रैक्टेंट, एक ऐसा केमिकल सिक्रीट करती हैं जो इस बैक्टीरिया को उनकी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ये बैक्टीरिया उनके नज़दीक जाते हैं और अपने अंदर से एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। वो हार्मोन जो है इन रूट्स को जो है, मान लीजिए ये अगर रूट्स हम मान लें किसी लेग्यूमिनस प्लांट्स की हैं और ये उनके रूट हेयर्स हैं, तो ये जो रूट हेयर्स हैं इनके नज़दीक अगर बैक्टीरिया पहुंचा है और उसने अपने अंदर से प्लांट हार्मोन को, एक तरह के हार्मोन को सिक्रीट किया है, तो ये जो रूट्स हैं ये एक्चुअली कर्ल्ड हो जाती हैं, ये थोड़ी सी इस तरह की हो जाएंगी। तो ये जो कर्लिंग रूट्स हैं ये फिर आसान पाथवे होती हैं इन बैक्टीरिया के लिए कि ये बैक्टीरिया आसानी से इन रूट्स के अंदर चले जाते हैं। अब इन रूट्स के अंदर जाने के बाद वो बैक्टीरिया धीमे धीमे करके अपना नंबर बढ़ाते हैं और एक चेन की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। वो फिर रूट्स के अंदर कॉर्टेक्स वाले हिस्से तक पहुंचते हैं और वहां जाकर अलग अलग तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, जिससे कि कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं, रूट के जो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं यानी कि कॉर्टिकल सेल्स, उनमें ओवर ग्रोथ होती है। उनकी सेल्स बहुत तेज़ी से अपना नंबर बढ़ाती हैं और अपना साइज भी बढ़ाती हैं। उनके रिस्पॉन्स में जो कॉर्टेक्स के आसपास वाली सेल्स हैं वो भी अपना तेज़ी से नंबर और साइज बढ़ाती हैं और उसका परिणाम ये होता है, उसका रिजल्ट ये होता है, आपको रूट्स की सरफेस पर ऐसी छोटी छोटी गांठें जैसी दिखने लगती हैं, नोड्यूल्स जैसी दिखने लगती हैं, जिनको रूट नोड्यूल्स कहते हैं या ये आप जड़ ग्रंथियां हिंदी में कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि लेग्यूमिनस प्लांट जो हैं उनके अंदर रूट नोड्यूल्स में आपको इस तरह के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, खासतौर से राइजोबियम, जिसकी सबसे कॉमन स्पीशीज लेग्यूमिनोसेरम है और इसका एक सिनोनिम है बैसिलस रेडिसिकोला। ये याद रखिएगा, केवल राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है वो अगर ज़मीन में यानी कि मिट्टी में अगर स्वतंत्र रूप से है, फ्रीली है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। और अगर ये पौधा जो है, ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है, इसके अंदर अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है तो ये भी डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राइजोबियम को लेग्यूमिनस प्लांट की ज़रूरत है और लेग्यूमिनस प्लांट को राइजोबियम की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये सहजीवी संबंध है, एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सहजीवी। तो ये सहजीवी संबंध जो है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेग्यूमिनस प्लांट के लिए। इसीलिए बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब उनको एक फसल पूरी कर ली, मान लीजिए गेहूं की या चावल की या गन्ने की, उसके बाद वो अपने खेतों में लेग्यूमिनस प्लांट को कोई लगा देते हैं, कोई चारे का जैसा इस्तेमाल होने वाला प्लांट, ट्राइफोलियम है, मेडिकागो है, और उसको लगाकर छोड़ देते हैं। अगले सीज़न की फसल से पहले तक बीच का जो पीरियड है उसमें वो पौधा ग्रो करता है भूमि में और उसके अंदर जो रूट नोड्यूल हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो वृद्धि करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके इतनी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन वो कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसको ज़मीन में रिलीज़ करेगा कि जब अगली फसल का समय आएगा तब तक ज़मीन में इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन होगी कि जिसने ये फसल अगली तैयार करनी है उस व्यक्ति को उस खेत में खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप किसी हरे पौधे को इस तरह से अपने खेत में उगाते हैं ताकि आप ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकें, तो उसको हरी खाद कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं ग्रीन मैन्योर या हरी खाद। तो मेडिकागो उसमें से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है लेग्यूमिनोसी फैमिली का, यहाँ भी देखिए नाम है उसका। इसके अलावा चना, मटर, अलग अलग तरह की दालें, ये नॉर्मल फसल वाले पौधे हैं जिनको अगर आप उगाते हैं और उसकी वजह से आपके खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है राइजोबियम की एक्टिविटी की वजह से, तो अगली फसल में आपको फ़ायदा होगा। इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं, हिंदी में शस्यवर्धन कहते हैं कि आपने एक बार ऐसी फसल उगाई जो नॉन लेग्यूमिनस है, अगली बार आपने लेग्यूमिनस कोई क्रॉप उगाई और उसके अगले साल फिर से नॉन लेग्यूमिनस। तो अगर आप इस तरह से रोटेशन में फसलों को उगाते हैं तो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता आपकी बनी रहती है और राइजोबियम बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से जो ज़मीन में कंपाउंड नाइट्रोजन का जो अमाउंट है, जो उसकी मात्रा है, वो लगातार बढ़ती रहेगी। बैक्टीरिया का कृषि में महत्व
समझने के बाद आइए देखते हैं बैक्टीरिया का और दूसरे एरियाज़ में क्या इम्पोर्टेंस है और दूसरे क्षेत्रों में उनकी क्या भूमिका है। रोल इन इंडस्ट्री, उद्योगों में भूमिका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का। कृषि में आपने देखा कि वो भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पर डिपेंड हैं। आप इमेजिन कीजिए, सुबह से जब अपना आप ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं और रात को अपना जब डिनर करते हैं, तो उसके बीच में आप जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें से कितनी सारी चीज़ें फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होती हैं, यानी कि वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी शुगर के फर्मेंटेशन से बनाई गई हों। अब चाहे वो ब्रेड आप खाते हों, चाहे आप वो केक खाते हों, बटर खाते हों, या आप किसी और तरह की ऐसी चीज़ खाते हों जो फर्मेंटेशन से बनाई गई हो, और अगर वो फर्मेंटेशन से बनाई गई हो तो उसमें बैक्टीरिया का रोल ज़रूर होगा। तो रोल इन इंडस्ट्री में पहला जो इम्पोर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का, ए पार्ट है, देखिए इसमें डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी उद्योग जो है उसमें बैक्टीरिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जिन लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो वो याद रखें, दूध और उससे बने हुए उत्पाद जो हैं उनका जो उद्योग है वो डेयरी उद्योग कहलाता है, डेयरी इंडस्ट्री कहलाता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, ये एक ग्रुप का नाम है। ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया शामिल हैं। आप नाम नोट करिएगा ध्यान से, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नाम हैं, लेकिन इसमें करीब 1 दर्जन से ज़्यादा बैक्टीरिया शामिल हैं और इनको कलेक्टिवली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। और ये फर्मेंटेशन में सहायता करने वाले बैक्टीरिया हैं, मिल्क फर्मेंटेशन में, दूध के किण्वन में। केमिस्ट्री में आपने ये शब्द पढ़ा है फर्मेंटेशन, किण्वन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी कार्बोहाइड्रेट या शुगर का फर्मेंटेशन जब आप कराते हैं तो फर्मेंटेशन के बाद वो कार्बोहाइड्रेट या शुगर एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती है। यहाँ पर हम मिल्क का फर्मेंटेशन करा रहे हैं जिसमें लैक्टोज शुगर है, और उसके फर्मेंटेशन के बाद उससे लैक्टिक एसिड बनता है, और ये लैक्टिक एसिड आगे चलकर कर्ड यानी कि दही या चीज़ यानी कि पनीर बनाने में सहायता करता है। तो डेयरी इंडस्ट्री में, जिसमें दही का उत्पादन और पनीर का उत्पादन एक बहुत बड़ा एरिया है उत्पादन का, वो बैक्टीरिया की एक्टिविटी पर आधारित है। और वो कौन से बैक्टीरिया हैं, समूह का नाम याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो मिल्क की, दूध की लैक्टोज शुगर के फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद उससे कर्ड यानी कि दही और चीज़ यानी कि पनीर का उत्पादन होता है। तो डेयरी इंडस्ट्री पूरी तरह से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पर आधारित है, उनकी फर्मेंटेशन एक्टिविटी पर। दूसरा बी पार्ट देखते हैं, विनेगर इंडस्ट्री। विनेगर जिन लोगों को अगर नहीं ध्यान है, नहीं याद है, तो वो याद रखें, सिरका उद्योग कहते हैं इसको। केमिस्ट्री में आप इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। ये भी बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन एक्टिविटी पर आधारित है, और जो बैक्टीरिया ये फर्मेंटेशन एक्टिविटी करते हैं उनको एसिटिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, शॉर्ट में आप कहते हैं, AAB। और उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया शामिल हैं, देखिए, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर सीरीवीसीआई और एसिटोबैक्टर मेलोरम। तो ये 3 सबसे कॉमन स्पीशीज़ हैं एसिटिक एसिड बैक्टीरिया की, और ये क्या करती हैं, ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन करती हैं, जिसके बाद एसिटिक एसिड बनता है, जिसको हम विनेगर की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ये अधूरी यहाँ पर आपके लिए रिएक्शन लिखी है, पहले ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है तो उससे इथेनॉल बनता है, फिर इथेनॉल का ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन होता है तो उससे एसिटिक एसिड बनता है। तो जिसको हम सिरके के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग है, और अधिकतर उसको शुगर केन जूस से, गन्ने के रस से बनाया जाता है, और उसमें इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है जिन्हें हम एसिटिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। कम से कम एक नाम तो ज़रूर याद रखिएगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई। अगर आपको कहीं पर भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQs मिलेगा कि एसिटिक एसिड का निर्माण या विनेगर इंडस्ट्री किस बैक्टीरिया पर डिपेंड है, आधारित है, तो आपके लिए सही ऑप्शन यही होगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई। और ये एसिटिक एसिड बनाने में हेल्प करता है थ्रू फर्मेंटेशन एक्टिविटी में। बैक्टीरिया का जो
अगला इम्पॉर्टेंट रोल है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यानी कि दवा उद्योग में है। और बैक्टीरिया एक बहुत बड़ा स्रोत है एंटीबायोटिक्स का, वैक्सीन्स का। और एंटीबायोटिक जैसे कि आप जानते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग ग्रुप है, दवाओं का एक समूह है। क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवधारियों से, और उन्हीं के इन्फेक्शन को समाप्त करने में इस्तेमाल होती हैं। तो बैक्टीरिया उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में से हैं, फंजाई के अलावा, जिनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा तरह की एंटीबायोटिक्स खोजी गई हैं और उनमें से अधिकतर कुछ लोगों के अनुसार लगभग 2200 से ज़्यादा हैं, और उसमें से अधिकतर लगभग 1900 से ज़्यादा बैक्टीरिया से प्राप्त होती हैं। तो इंडस्ट्री में जो बैक्टीरिया का उद्योगों में जो महत्व है, उसमें अगला जो पार्ट है सी, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के स्रोत के रूप में जो बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया के देखिए यहाँ पर नाम है। एक टैली है ये छोटी सी, और दूसरी तरफ ये एंटीबायोटिक्स के नाम है। स्ट्रेप्टोमाइसीस रेमोसस, REMOSUS। तो ये एक बैक्टीरिया है जिससे हमें टेरामाइसिन नाम की एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसीस इराइथ्रियस, इससे हमें इराइथ्रोमाइसिन मिलती है। स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्राइसियस, इससे हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक मिलती है। बैसिलस पॉलीमिक्सा, इससे हमें पॉलीमिक्सिन नाम की एंटीबायोटिक मिलती है। ये एंटीबायोटिक इनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं। तो जब इंडस्ट्रियल लेवल पर एंटीबायोटिक तैयार की जाती हैं तो बड़े बड़े फर्मेंटेशन के वहाँ पर एपरेटस होते हैं, फर्मेंटर्स कहते हैं जिनको, और उनके अंदर वो स्टील के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं और उनमें कल्चर मीडियम पर बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। और बैक्टीरिया अपने मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के थ्रू जब इन एंटीबायोटिक्स को सिक्रीट करते हैं तो उनको वहाँ से फिल्टर करके निकाला जाता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर बैक्टीरिया से इन एंटीबायोटिक्स को, ये बहुत थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया के जो एंटीबायोटिक्स मिलती हैं उनका पार्ट है, अदरवाइज़ ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो आपको एग्ज़ाम में जो लिखने के लायक कुछ एंटीबायोटिक्स याद रखनी चाहिए बैक्टीरिया के नाम के साथ में, वो ये हैं, और आपके लिए MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो औद्योगिक स्तर पर बैक्टीरिया को ग्रो कराकर, उनका कल्चर कराकर, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के प्रोडक्ट के तौर पर एंटीबायोटिक्स प्राप्त की जाती हैं, जिसका बहुत सारी इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ये डिस्कवर हुई थी एंटीबायोटिक्स फंजाई से। फंजाई में पेनिसिलिन जो एक सब बहुत कॉमन एक जीनस है, वहाँ से पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। पेनिसिलियम नोटेटम उस जीनस का नाम है जहाँ से वो डिस्कवर की गई थी। और उसके बाद बैक्टीरिया में बहुत सारी एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करती हैं। तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं ये, और वंडर ड्रग्स भी कहते हैं इनको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का इंडस्ट्री में, ख़ासतौर से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो वैक्सीन को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में उनको इस्तेमाल किया जाता है, निष्क्रिय रूप में, और जब किसी के शरीर में उसको इंजेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को तो वो एंटीजन के रूप में काम करता है, और उसके रिस्पॉन्स में उस व्यक्ति के शरीर में उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनते हैं। और जब वो बैक्टीरिया अपने जीवित रूप में उस शरीर पर आक्रमण करता है और वो कोई रोग का अगर वाहक है, यानी कि वो पैथोजन है, तो फिर वो रोग का असर नहीं होता है उस व्यक्ति पर, क्योंकि उसके अंदर पहले से उसके लिए एंटीबॉडीज़ बने होते हैं। ये वैक्सीन थेरेपी है और वैक्सीन को लेने का यही एक महत्व होता है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो वैक्सीन के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनका जो रोल है वो वैक्सीन बनाने में भी है। कुछ और रोल भी हैं बैक्टीरिया के इंडस्ट्रीज़ में, आइए देखते हैं। ब्यूटेनॉल और एसीटोन को इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाने में जो उनका प्रोडक्शन है उसमें बैक्टीरिया का बहुत महत्व है। क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिगम, ये एक बैक्टीरिया है जिसके थ्रू हम एसीटोन और ब्यूटेनॉल, दो अल्कोहल हैं, इनका हम प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, और बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। अपने फर्मेंटेशन के थ्रू ये ब्यूटेनॉल और एसीटोन का प्रोडक्शन करता है।
क्यूरिंग ऑफ टी, टी लीव्स हम जानते हैं चाय जो है वो पत्तियों से हमें प्राप्त होती है और उसके अलग अलग स्वाद हैं, अलग अलग तरह के रंग भी हैं उसके, बहुत तरह की, लगभग 50 तरह की चाय जो है वो इस्तेमाल की जाती है पूरी दुनिया में। और डिपेंड करता है कि पत्तियों को तोड़ने के बाद उसका फर्मेंटेशन किस तरह से कराया गया है। ये बैक्टीरिया है, नाम याद रखिएगा, बैसिलस मेगाथीरियम। ये बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है चाय की पत्तियों का फर्मेंटेशन कराने के लिए, जिस प्रोसेस को क्यूरिंग कहते हैं। और इसके बाद जो फर्मेंटेशन कराता है ये बैक्टीरिया चाय की पत्तियों का, तो उसका एक ख़ास तरह का रंग और एक ख़ास तरह का स्वाद विकसित होता है, जिसका हम अपने जीवन में जब चाय को इस्तेमाल करते हैं तो उस स्वाद और उस रंग का हम अनुभव करते हैं। तो चाय के उद्योग में भी बैक्टीरिया का महत्व है। इसके अलावा बैक्टीरिया के और भी बहुत सारे महत्व हैं। फाइबर इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का बहुत महत्व है। जूट इंडस्ट्री, जूट का जो फाइबर है, जब उसकी खेती ख़त्म होती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, तो फाइबर को पौधों के तने से अलग करने के लिए उसको पानी में डुबो कर रखते हैं। उस पानी में क्लॉस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया होता है और वो जो फाइबर होते हैं, जो एक तरह के फ्लोएम फाइबर हैं, उनके बीच में म्यूसिलेज होता है, उसको वो खाकर नष्ट कर देता है और वो फाइबर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर उनको आसानी से वहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसको फाइबर रेटिंग कहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फाइबर की इंडस्ट्री में, जूट इंडस्ट्री में ख़ास तौर से। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे रोल हैं बैक्टीरिया के, और आप देखिए कृषि में, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री में बैक्टीरिया के जो रोल हैं, इसीलिए वो हमारे एक बहुत बड़े मित्र भी हैं। कृषि और उद्योगों के अलावा जो बैक्टीरिया के दूसरे इम्पॉर्टेंट रोल हैं, उसमें रोल इन इंसेक्ट कंट्रोल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का। और बायोलॉजिकल कंट्रोल एक मेथड होता है जिसमें आप किसी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सहायता से कंट्रोल करते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट इंसेक्ट्स या वीड्स या पेस्ट, इनको कंट्रोल करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, और उसी की एक स्पीशीज़ है बैसिलस स्फेरिकस। ये ऐसी स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की जो मॉस्किटो को कंट्रोल कर सकती हैं। आप देखिए ऑलरेडी ये नाम आप जानते हैं, एडीज इजिप्टियाई, ये बैसिलस thuringiensis इसको कंट्रोल कर सकती है, और बैसिलस स्फेरिकस ये क्यूलेक्स को कंट्रोल कर सकती है। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। इसके अलावा बैसिलस thuringiensis एक ऐसा टॉक्सिक प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से कुछ वीड्स हैं जो ख़ास तौर से कॉटन के क्रॉप पर अटैक करते हैं, उसको भी बचाया जा सकता है। और आप जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इस बैक्टीरिया के जीन का इस्तेमाल करके एक बीटी कॉटन नाम की एक वैरायटी प्रोड्यूस की गई है, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का इंसेक्ट कंट्रोल में। इसके अलावा एक और देखिए रोल है, रोल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जो वेस्ट वाटर है, घरों से निकलने वाला जो ख़राब गंदा पानी है और जो कूड़ा करकट है, उसको भी साफ़ बनाया जा सकता है अगर उसमें प्यूरीफाइंग बैक्टीरिया हो। ये एक्चुअली एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, बिना ऑक्सीजन के काम करने वाले, और ये सीवेज को थोड़ा सा कम हार्मफुल करते हैं, जिसकी वजह से उससे पोल्यूशन कम हो, उससे हार्मफुल गैसेस ना निकले और उससे हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानि ना हो, हमारी हेल्थ के लिए उससे कोई हानि ना हो। तो प्यूरीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं वो सीवेज को थोड़ा साफ़ कर देते हैं और उसकी वजह से उससे हानियाँ कम होती हैं। तो ये बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी। अगले वीडियो में हम बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज़ को, यानी कि उनके हानिकारक पक्ष को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक बार फिर से आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। एक, अगर आप आज पहली बार रेहांस बायोलॉजी पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और दूसरा, काफ़ी लोग अभी भी बार बार कमेंट बॉक्स में आकर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँ। तो मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो प्लीज़ बार बार ये रिक्वेस्ट मत कीजिए और अपने सेंसेस में कमेंट कीजिए आप बायोलॉजी के टीचर से केमिस्ट्री पढ़ाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये किस तरह की रिक्वेस्ट है मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन फ़िलहाल मैं कई बार रिप्लाई कर चुका हूँ, अब दोबारा से रिप्लाई नहीं करूँगा मैं ऐसे भी कमेंट्स की कि प्लीज़ सर
आप केमिस्ट्री के भी वीडियो लेक्चर अपलोड कीजिए। तो मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, मैं आपको जूलॉजी बॉटनी पढ़ा रहा हूँ और मैं केमिस्ट्री बिल्कुल आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो प्लीज़ इस तरह की रिक्वेस्ट मत करिए। तो ये आपके लिए आज बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का पहला पार्ट था, उसकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ का, उसके लाभकारी पक्ष का। अगले वीडियो में हम उसके हानिकारक पक्ष को देखेंगे और उसकी यूज़फुल जो उसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे।